ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी कल पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में व्यवधान जारी रहा। विपक्षी दलों के भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कुछ विधेयक पारित होने और कोविड पर चर्चा होने के अलावा कोई विशेष कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा की कार्यवाही 9 बार तथा राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार बाधित होने के बाद आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक 9 बार स्थगित होने के बाद 4:30 बजे फिर शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से शांत रहने और अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। 4 बार स्थगित होने के बाद शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही दोबारा शुरू हुई, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वामदल और अन्य विपक्षी पार्टियों के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन की कार्यवाही इस तरह बाधित करना संसद और देश दोनों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे दबाव में आकर कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से अपने आचरण पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। संसद ने नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। शोर शराबे के बीच संक्षिप्त बहस के बाद विधेयक पारित किया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक भारत में नौवहन के लिए सहयोग के विकास, प्रबंधन और रखरखाव की रूपरेखा तय करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों की दैनिक संख्या में लगातार कमी आ रही है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को दैनिक संक्रमितों की संख्या 4,14,000 थी, जबकि पिछले 24 घंटे में लगभग 29,689 लोगों में संक्रमण मिला। वीकली एवरेज केसेस घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले 1 हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, लेकिन जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से रेट ऑफ डिक्लाइन में कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल करना है बातचीत कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 4 सप्ताह में 7 राज्यों के 22 जिलों में संक्रमण में वृद्धि रही। ये राज्य हैं केरल, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा। देश में संक्रमण से उबरने की दर लगातार बढ़ रही है। अभी ये 97.4% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज के बारे में कोई अनुशंसा नहीं की गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह और राष्ट्रीय कोविड रोधी वैक्सीन विशेषज्ञ समूह टीके के निर्धारित डोज से संबंधित वैज्ञानिक प्रमाणों पर विचार कर रहा है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि अब तक बूस्टर डोज के बारे में दोनों विशेषज्ञ समूहों ने कोई अनुशंसा नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र ने जोर देकर कहा है कि कोरोना महामारी के कारण बंद स्कूल जल्दी ही खोले जाने चाहिए। अनुमान है कि महामारी के कारण 60 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा पर बुरी तरह असर पड़ा है।
यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने कल जेनेवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दूरस्थ शिक्षा लाखों विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर है, जिससे स्कूलों में सुरक्षा, मैत्री और मिलजुल कर खाने पीने की संस्कृति का स्थान चिंता, खीज, व्यग्रता और हिंसा ने ले लिया है। यूनिसेफ प्रवक्ता ने कहा कि कोविड संकट और फैलाव की आशंका का सामना करते समय कठिन विकल्प चुनने में स्कूल सबसे आखिर में बंद किए जाने और सबसे पहले खोले जाने चाहिए थे। उन्होंने स्कूलों के बजाय बार और पब फिर से खोलने को भारी भूल बताया। उन्होंने कहा कि स्कूलों को फिर खोलने के लिए अध्यापकों और छात्रों के टीकाकरण तक इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विभिन्न देशों की सरकारों से महामारी के कारण आर्थिक कठिनाई के बावजूद शिक्षा बजट बरकरार रखने की अपील की। बसवराज बोम्मई आज सुबह कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा की कि भाजपा नेता श्री बोम्मई को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वे श्री बीएस येदियुरप्पा का स्थान लेंगे। श्री येदियुरप्पा ने बढ़ती उम्र की कठिनाइयों के कारण पद छोड़ दिया था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री बोम्मई ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। राज्यपाल ने नए नेता को आज पद की शपथ लेने का न्यौता दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंच गए हैं। आज संगठन के रक्षा मंत्री ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान से मिलेंगे। रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति जारी की जाएगी। श्री राजनाथ सिंह आज बैठक को संबोधित करेंगे। दुशांबे यात्रा के दौरान वे ताजिकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जनरल शेराली मिर्जो के साथ द्विपक्षीय विषयों पर परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ताजिकिस्तान इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है तथा मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तर की कई बैठकों का आयोजन कर रहा है। संगठन के देशों की आबादी 3 अरब से अधिक है। ये विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 50% है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी जे ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिका के विदेश मंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। वे आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात करेंगे। दोनों पक्ष भारत और अमेरिका के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही इन्हें भविष्य में और सशक्त बनाने की संभावनाओं की समीक्षा करेंगे। ये बैठक साझा हित वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बीच कोविड महामारी से उबरने, भारत प्रशांत क्षेत्र, अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में सहयोग जैसे विषयों पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा सांसदों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। अमृत महोत्सव देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के चुने हुए कार्यकर्ता 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों का दौरा करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में ऐसे उल्लेखनीय विचार और पहल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे जो आगे देश के विकास में काम आएगी। आजादी के 75 साल, जिसको हम आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ये मार्गदर्शन दिया गया कि ये कार्यक्रम केवल सरकार ही करे, ऐसा नहीं है, देश की जनता भी जुड़े। इसके लिए उन्होंने कहा 2047 जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, जब देश कहां पहुंच सकता है, जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट करना है। टोक्यो ओलंपिक के छठे दिन आज महिला हॉकी के पूल ए में भारत का सामना ब्रिटेन से होगा। मैच सुबह 6:30 से खेला जाएगा। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला हांगकांग की च्युंग नंगी से होगा, जबकि पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत और नीदरलैंड्स के मार्क काल्जो आमने सामने होंगे। तीरंदाजी में पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव और महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका कुमारी अपनी चुनौती पेश करेंगे। मुक्केबाजी में महिलाओं के 69 किलोग्राम मिडिल वेट वर्ग में पूजा रानी का सामना अल्जीरिया की इचात चेप से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।